गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी शायद पहली क्लास है और हम अपना परिचय आपको पहले दे दें, फिर मैं क्लास शुरू करूंगी आपकी। मैं डॉक्टर शिवांगी राव, मैं इंडियन हिस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, डीफिल किया, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी में डिप्लोमा किया। उसके बाद 2007 से मैं कंटिन्यू एविन कृष्ण कॉलेज में इंडियन हिस्ट्री डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ शिक्षक के पद पर। तो बच्चों, मैं आपको बीए सेमेस्टर 1 में फर्स्ट पेपर पढ़ाऊंगी। फर्स्ट पेपर में आपका वर्ल्ड सिविलाइजेशन है। तो वर्ल्ड सिविलाइजेशन में जो पहला टॉपिक आपका है जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इसी पर मैं आज आपका व्याख्यान पूरा दूंगी और मैप के माध्यम से आपको पूरा बताऊंगी। तो बच्चों, मैं शुरू कर रही हूँ, फिर अपना टॉपिक शुरू कर रही हूँ। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। पहला लेक्चर है, हो सकता है कि वीडियो में कम समझ में आए, फिर क्लास में कभी मौका मिलेगा तो क्लास में मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो देखिए, जैसे जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ये तो आपका सब टॉपिक है। पहला क्या है? इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इजिप्टियन सिविलाइजेशन में पहला टॉपिक जियोग्राफिकल फीचर्स है ना। तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में मैं सभ्यताओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगी। आप बच्चों सभी जानते हो, सभ्यताओं का विकास हमेशा नदी के किनारे हुआ है। जितनी भी सभ्यताएं आप पढ़ेंगे, मिस्र को ले लीजिए या आप इंडिया में ही ले लीजिए, भारत में ले लीजिए, गंगा के किनारे, गंगा नदी के किनारे कितनी सभ्यताएं विकसित हुई हैं। वो धीरे धीरे आपको सब एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। लेकिन जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई है वो नदियों के किनारे हुई है। उसका क्या कारण है ये आप शायद जानते होंगे, क्योंकि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है खाना और पानी, भोजन और जल, जिसकी पूर्ति कहाँ से होती है? हमें नदियों द्वारा। नदी से हमें जल पीने के लिए मिलता है और उपजाऊ भूमि मिलती है। जो उपजाऊ भूमि मिलती है तो वहां पे मनुष्य खेती करता है और अनाज पैदा करता है और वो उसके खाने के काम आती। इस तरह मनुष्य धीरे 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 अपने जीवन में सुधार करते हुए, अपने भौतिक जीवन में अच्छा लाते लाते उसने यहाँ तक पहुंच गए कि आज देखिए मोबाइल पर आप एक मोबाइल पे क्लास पढ़ रहे हैं, लेक्चर पढ़ रहे हैं। ये मनुष्य मस्तिष्क है ना। तो सभ्यताएं वहीं से शुरू हुई, नदियों के किनारे से। नदी के किनारे जब मनुष्य गया तो उसको वहां उपजाऊ भूमि मिली, पीने का पानी मिला, तो वहीं बस गया, क्योंकि अन्यत्र जगह बसेगा तो उसे पानी नहीं मिलेगा ना। तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन भी आपकी क्या है? नदी, नील नदी के किनारे बसा हुआ है। नील नदी इसी की पोषक नदी है। अगर नील नदी ना होती तो शायद ये रेगिस्तान बनके वहीं पर कहीं विस्मित हो जाता, वहां सभ्यता का विकास ही ना होता अगर नील नदी ना होती तो अब नील नदी पर थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। यह नदी जो आपकी नील नदी है, अभी मैं दिखाऊंगी इसमें। नील नदी आपकी ये है, मिस्र में नील नदी ये जा रही है आपकी। बाद में ये दो भागों में बढ़ जाती है, नीली नील और सफेद नील। तो ये नील देखिए बीच से नदी गई हुई है, इसके अगल बगल ही मिस्र बसा हुआ है। ये देखिए सिकंदरिया है, काहिरा है, ये प्रमुख नगर है उनके। इसी के किनारे किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ, क्योंकि इस नदी द्वारा जो लाई गई उपजाऊ मिट्टी किनारे पर जमा हो जाती थी और वो मिट्टी जमा हो जाती थी तो मनुष्य वहां पर कृषि कार्य करता था और अपने अनाज को उगाता था। ये भी समझ लीजिए, ये सभ्यता जो है प्राचीन काल से, मतलब प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिकल एज से ये मनुष्य जो है कृषि करने लग गया था। इसका जीवन यायावर नहीं रहा। ये जैसे अपने भारत में संस्कृतियां किस तरह से मिलती है, मनुष्य एक जगह रहा, खाने को पाया, फिर दूसरे जगह चला गया, फिर दूसरे तीसरे जगह चला गया, ऐसे अपनी जगह बदलता रहा आवश्यकता के अनुसार। लेकिन यहाँ पर क्या था? यहाँ पर मनुष्य जो है स्थायी रूप से रहने लग गया था और कृषि का विकास तुरंत कर लिया था। इसने यायावर जीवन का इसने जीवन में अपने उपयोग नहीं किया, एक जगह रहकर कृषि कार्य करता रहा। तो इसमें मिस्र में नील नदी को इसीलिए देन कहा गया है। नील नदी मिस्र के लिए एक देन के समान थी। एक प्राचीन कहावत में कहा गया है, मिस्र की प्राचीन कहावत में, मिस्र वह भूमि है जिसे नील नदी सींचती है तथा इसका पानी पीने वाले मिस्री कहलाते हैं। प्राचीन मिस्र वासी नील नदी की असीम श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। मतलब भाई आप समझते हैं ना, अभी भी नदी की पूजा होती है, वृक्ष की पूजा होती है। क्यों होती है ये तो आप भली बात समझते हैं, क्योंकि नदी हमें भाई जीवन देती है, वृक्ष हमें जीवन देता है। इसलिए मनुष्य इन सबकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है। बस इसलिए नहीं कि बस श्रद्धा है इसलिए पूजा करता है, उसको जीवन देने वाली
है ना। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो आपको फल नहीं मिलेंगे, आपको लकड़ियां नहीं मिलेंगी, कैसे आप अपना जीवन निर्वाह करेंगे, है ना। तो ये परंपरा तो अपने भारत में भी है कि हम वृक्षों की, नदियों की पूजा करते हैं, बस वही कारण है उसका, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, नेचर क्या है, नेचर हमें अपना जीवन जीने के लिए हमें आगे बढ़ाता है। अगर नेचर ना हो, सूर्य ना हो, तो सोचिए हमारा सवेरा ही नहीं होगा, मनुष्य सरवाइव नहीं कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पर मिस्र में तो सूर्य की भी उपासना होती थी। अभी ये तो धर्म में हम बाद में बहुत गहराई से चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ जियोग्राफिकल फीचर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नील नदी के कारण मिस्र के विभिन्न प्रदेशों की भूमि उपजाऊ बन गई थी, अतः मिस्र एक कृषि प्रधान देश बन गया। जैसे आपका भारत कृषि प्रधान देश है, वैसे मिस्र भी आपका कृषि प्रधान देश है, क्योंकि नील नदी के कारण उपजाऊ मिट्टी साल में एक बार आके जम जाती थी, जिससे वहां पर फसलें जो है बहुत आसानी से उगाई जा सकती थी। प्राचीन काल में नील नदी में बाढ़ ग्रीष्म ऋतु में आती थी। भाई यहाँ भी तो ग्रीष्म ऋतु के अंत तक आती है, वहां भी ग्रीष्म ऋतु के अंत तक बाढ़ आती थी और अपने साथ काई और मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी को बहा कर लाती थी, जो किनारों पर छोड़ती हुई जाती थी। बाढ़ के समय नील नदी के पानी का रंग कैसा हो जाता था, हरा हो जाता था। बिल ड्यूरेंट, कुछ इतिहासकारों ने कहा है, तो उसमें मैं सभी को नहीं, कुछ को आपको बताऊंगी कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं। तो बिल ड्यूरेंट के अनुसार यह बाढ़ 100 दिन तक रहती थी। इस समय उपजाऊ मिट्टी नदी के किनारों पर फैल जाती थी, जिससे फसलें बहुत अच्छी होती थी। और देखिए दूसरे इतिहासकार हैं जॉर्ज एलन ने क्या कहा है। जॉर्ज एलन के अनुसार मिस्र देश की संपन्नता और समृद्ध नील नदी की बाढ़ पर निर्भर करती थी, इसलिए इस नदी को मिस्र की जीवन रेखा की संज्ञा दी गई है। मतलब नदी पर इस तरह से वो आश्रित थे, अगर नील नदी में बाढ़ नहीं आती तो उनका जीवन संभव नहीं था, है ना। भाई नील नदी में बाढ़ नहीं आती तो मिट्टी नहीं आती बह के, तो वो कैसे खेती करते, कृषि करते, कैसे उनका जीवन आगे बढ़ता। प्राचीन सभ्यताओं की जननी मिस्र में माता और शिक्षकों का बड़ा ही आदर किया जाता था। मिस्र में एक प्राचीन कहावत प्रचलित थी कि ज्ञान को माता के समान प्यार करो, मतलब ज्ञान को माता की तरह। वहां पे माता और शिक्षक को बड़ा महत्व दिया जाता था। तो ये भी कह रहे हैं कि ज्ञान को माता के समान प्यार करो। जैसे माता, आप अपनी मम्मी से प्यार करते हैं, अपनी माँ से प्यार करते हैं, उसी तरह से आप ज्ञान से भी प्यार करिए, तब तो आप आगे बढ़ेंगे ना। पढ़ के आप सीखेंगे कुछ। इस प्रकार बुद्धि देने वाली यह सभ्यता लुप्त होकर भी चंद्रमा के समान जगत में प्रकाशमान है। मतलब ये सभ्यता जो है लुप्त हो गई, फिर भी समाज में अभी आपके देश में या पूरे विश्व में एक चंद्रमा के समान दिखाई देने वाली ये सभ्यता है। इसके बारे में बहुत सारे साक्ष्य मिले हुए हैं। और यहाँ पर एक नेचर का भी बहुत बड़ा हाथ है, जो इसके अवशेषों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण साबित हुई है। नेचर ही है वहां का। देखिए बिल ड्यूरेंट के अनुसार, फिर बिल ड्यूरेंट ने क्या कहा, अपनी सुदृढ़ता और एकता की दृष्टि से, अद्भुत निर्माण, शिल्प और कलागत सफलता की दृष्टि से मिस्र की सभ्यता संभवतः इस पृथ्वी पर स्थापित होने वाली सभ्यताओं में महानतम थी। यदि हम उसकी बराबरी करें तो यह बहुत बड़ी बात होगी। मतलब ये इतनी बड़ी सभ्यता थी और सुदृढ़ सभ्यता थी, बहुत ही विकसित। जैसे हमने बताया कि ये प्रागैतिहासिक काल से यहाँ पे मनुष्य यायावर जीवन नहीं बिताया। यहाँ पर शुरू से कृषि कार्य इन लोगों ने शुरू कर दिया था, क्योंकि नील नदी थी, उससे उपजाऊ इनको भूमि मिल गई, इन्होंने अपना कृषि कार्य शुरू कर दिया। अरे यहाँ के जो हल है वो आप किताबों में मैं आपको दिखाऊंगी, अभी तो नहीं हो पा रहा है इस तरह का सिस्टम। तो उसमें हल जो बना हुआ है उसमें 3 तरह की चीजें, उसमें 3 मनुष्य लगे हुए होते हैं। यहाँ के हल में तो एक ही व्यक्ति कर लेता है, वहां 3 रहते थे। एक बैल को करता था, पीछे से एक गाड़ी को करता था, तीसरा जो है उसमें बीज डालने के लिए भी बना था। तो वो बीज डालते जाता था ताकि साथ साथ में वो बीज मिट्टी में फैलता जाए। इस तरह के सिस्टम बने हुए थे इनके यहाँ के हल में। देखिए इतिहासकार बीज क्या कहते हैं। महान नदी बंजर चट्टानों में से संकरी उपजाऊ घाटी बनाती है, अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती है जो इसके किनारों को उपजाऊ बना देती है और अंत में अपनी सालाना बाढ़ से सिंचाई के निपुण साधन जुटाकर वासिंदों का जीवन सफल और सुखी बना देती है। ये इस नील नदी का योगदान है मिस्र की सभ्यता के लिए। J.H. ब्रेस्टेड ने क्या कहा है, नील नदी के महत्व के बारे में लिखा है, यदि सौंदर्यमयी नील अपनी विस्तृत उर्वर छाती में मिस्र को नहीं छिपाती तो यह देश विशाल मरुभूमि बन गया होता।
नील नदी की बाढ़ पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अनेक बांधों का निर्माण किया गया। मतलब इस नदी पर वो लोग भी इसको नियंत्रित करने के लिए अनेक बांधों का निर्माण किया, जिससे ये सिंचाई कर सके, नदी के पानी का प्रयोग कर सके अपने कृषि कार्यों में या अन्य कार्यों में जिसमें वो चाहते हो। तो इस तरह से इन लोगों ने बांधों का निर्माण किया, उनसे सिंचाई के लिए नहरें निकाली और धीरे धीरे यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि हुई और सभ्यता का विकास हुआ। तो धीरे धीरे हुआ, एक बार भी नहीं हुआ, लेकिन हुआ कृषि कार्य से ही। वहां पर यायावर जीवन का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है मिस्र में, जैसे आपके भारत में मिलता है या अन्य सभ्यताओं में मिलता है, लेकिन वहां पर नहीं मिलता। देखिए मिस्र के सभी प्राचीन नगर कौन कौन से? सिकंदरिया, आपका सिकंदरिया है, काहिरा है, काहिरा, मेम्फिस और कारनाक आदि नील नदी के तट पर ही बसे हुए थे। ये सब नील नदी के, देखिए ये नील नदी बीच से गई है और इसके अगल बगल ही ये दोनों नगर बसे हुए हैं। आपके दो नगर मेम्फिस और कारनाक भी यहीं कहीं पर है, यहाँ पर है एक यहाँ पर। तो नील नदी के किनारे ही ये चारों जो नगर थे वो यहीं पर थे और कहीं नहीं थे। इन नगरों के प्राप्त खंडहरों से इस बात की पुष्टि होती है कि इतिहासकार सेवाइन के अनुसार, मतलब पुष्टि होती है, फिर इतिहासकार सेवाइन ने क्या लिखा है ये मैं आपको बता दूं। नील नदी के तट पर नमक के अनेक ढेरों में से ऐसे अवशेष मिले, मतलब वहां पर नमक का ढेर था। मतलब आप समझते हैं ना, मिट्टी में क्या क्या चीज पाई जाती है, नमक भी पाया जाता है और ढेर सारे केमिकल पाए जाते हैं। तो इसमें से नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिससे इस संस्कृत के जो अवशेष हैं वो सुरक्षित, लंबे समय तक सुरक्षित जीवित रह सके, जिससे पुरातत्वविदों ने उसे खोजकर उसके माध्यम से इस संस्कृति को उजागर किया, आर्कियोलॉजिस्ट। तो इस संस्कृत को सजोने में जो है आपका कुदरत ने भी बहुत बड़ा योगदान किया है। इस संस्कृत को सजोने में कुदरत ने भी बड़ा योगदान किया है। इतिहासकार डेविस ने ठीक ही लिखा है, नील नदी समस्त युगों में मिस्रवासियों के जीवन एवं उनकी संपन्नता का साधन रही है, उनकी संपन्नता का साधन रही है। यही कारण है कि मिस्र जैसा रेगिस्तानी प्रदेश इस नदी के कारण हमेशा हरा भरा दिखाई देता है। यहाँ के निवासी इस नदी की उपासना करते हैं, भाई उपासना करेंगे ही, क्योंकि उनके लिए तो जीवनदायिनी है। देखिए अब हम थोड़ा सा, बस ये तो आपको हम इस सभ्यता के बारे में थोड़ा सा इतिहासकारों के विचार बता दिए और इस सभ्यता का क्या था वो मैंने बता दिया। अब भौगोलिक स्थिति के बारे में हम मैप से थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। देखिए मिस्र एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में, देखिए एशिया कहाँ है आप देखिए पहले, एशिया आपका इधर था, भाई लिखा नहीं क्या मैंने, एशिया मैंने लिखा नहीं, ये लिखा हुआ देखिए एशिया है ना, ये लिखा है भाई गिरे ना, ये देखिए एशिया है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में, एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में देखिए ये है ना, तो एशिया इधर है, तो आप दक्षिण पश्चिम, वो मैंने इंडिकेटर बना दिया, उससे आप दक्षिण पश्चिम देख सकते हैं। दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व किनारे पर स्थित है, एक छोटा सा देश है, छोटा सा देश है। इस देश के उत्तर में भूमध्य सागर है, इसके उत्तर में देखिए ये, इसके उत्तर में ऊपर चले जाइए भूमध्य सागर है, ठीक। पश्चिम में लीबिया का रेगिस्तान है, पश्चिम में लीबिया का रेगिस्तान है, पूर्व में लाल सागर है, इसके पूर्व में ये लाल सागर, ये देखिए इसके पूर्व में इस साइड में लाल सागर है, पूर्व में लाल सागर है। दक्षिण में नील नदी का महाप्रपात है, दक्षिण में, इसके दक्षिण में इधर मतलब नील नदी का, मतलब यहाँ से जब ये गिरती है तो महाप्रपातों का निर्माण करती है, तो दक्षिण में इसके महाप्रपात है नील नदी के। इसी प्राकृतिक वातावरण नील नदी भूमध्य रेखा के पास स्थित युगांडा के पर्वतों से निकल लगभग 4000 मील या 6660 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई भूमध्य सागर में समाहित हो जाती है। देखिए भूमध्य सागर कहीं है लिखा है, मैंने देख लीजिएगा, भूमध्य सागर में समाहित हो जाती है, भूमध्य सागर में, मतलब इधर से चल के इधर यहाँ पर ये समाहित हो जाती है भूमध्य सागर में।
युगांडा के पर्वतों को रास्ते में काटकर यह नदी संकीर्ण व टेढ़े मेढ़े मार्गों से होकर गुजरती है। मतलब जब ये युगांडा के पर्वतों को काटती है तो ये अपने मार्गों को बहुत टेढ़ा मेढ़ा मार्ग हो जाता है, जिसके कारण ये बहुत पतली हो गई है नदी। क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े पहाड़ों को उसने काटा है, उसमें उसके अंतर्गत इतना उसके अंदर क्षमता है कि उसने इतने बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर कितने 6 महाप्रपातों का निर्माण करती है। यही कारण है कि यह नदी पतली भी हो गई है। अंततः यह 6 पहाड़ों को काट सकने में सक्षम है। इसने 6 पहाड़ों को काट सकने में ये सक्षम है, ये नदी, नील नदी। इसी कारण यह, जिसके कारण वहां महाप्रपात का निर्माण हुआ। मतलब ये काट करके महाप्रपात का, महाप्रपात समझते हैं ना, वाटरफॉल, जिसे इंग्लिश में वाटरफॉल आप कहेंगे, वाटरफॉल, झरना, पानी का झरना। मतलब पहाड़ों को जब काट के नदी गिरती है तो क्या बन जाती है? झरना बन जाती है, फॉल, वाटरफॉल बन जाती है। तो ये 6 महाप्रपात का निर्माण करती है, 6 झरनों का निर्माण करती है नील नदी। और वहां से नील नदी नीचे उतरती है। अंतिम महाप्रपात के आगे नील की उत्तरी या निचली घाटी, यहीं पर मिस्र बसा हुआ है। समझ रहे हैं ना? अंतिम महाप्रपात के आगे नील की उत्तरी और निचली घाटी, यहीं पर मिस्र बसा हुआ है। निचली घाटी है ये, देखिए यहाँ पर जब जाएगी नदी तो ये निचली घाटी यहाँ पर हो जाएगी, यहीं पर ये मिस्र आपका बसा हुआ है। चूंकि यहाँ नदी धीरे धीरे बहती है, इसलिए काली मिट्टी को, नदी एक्चुअली जब गिरती है ना तो फिर धीरे हो जाती है, तो धीरे धीरे जब वो जाती है तो वहां पर अपने साथ मिट्टी को बहाकर ले जाती है और छोड़ती जाती है। जब धीरे होगी तो भाई मिट्टी वहां नेचुरली रुक जाएगी, अगर तेज बहाव रहेगा तो मिट्टी बह जाएगी, तो मिट्टी को वहां पे वो छोड़ती जाती है। इस प्रकार वहां पर एक उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। नील नदी का तटवर्ती भाग दक्षिणी मिस्र और मुहाने का भाग उत्तरी मिस्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। मतलब दक्षिणी मिस्र और मुहाने का भाग उत्तरी, तटवर्ती जो भाग है वो क्या है? दक्षिणी मिस्र है। मुहाने का भाग क्या है? उत्तरी मिस्र के नाम से प्रसिद्ध है। इस नदी का तटवर्ती भाग लगभग 10 मील से 20 मील तक की पतली उपजाऊ पट्टी है। मतलब पतली उपजाऊ पट्टी है, वहां से आप खड़े होकर ये लेकिन पतली इतनी है फिर भी आप वहां खड़े होंगे तो ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि मिस्र जो है इतना संकरा बसा हुआ है। मतलब इतने कम एरिया में मिस्र बसा हुआ, ये आप अंदाजा वहां खड़े होकर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन बसा हुआ है पतले में ही। बिल ड्यूरेंट ने इसीलिए कहा है कि हम इस नदी के किनारे, देखिए इतिहासकार भी यही कह रहे हैं जो मैंने आपको बताया, कि इस नदी के किनारे खड़े होकर यह महसूस नहीं कर पाते कि मिस्र कितना संकरा बसा हुआ है और किस प्रकार उसका सब कुछ इस नदी पर ही निर्भर करता है। यहाँ मिट्टी के लाने के पीछे कारण है कि गर्मियों में अफ्रीका में मूसलाधार पानी बरसने और नील की सहायक नदियों के उद्गम स्थल पर बर्फ पिघलने से, आप समझ रहे हैं, मूसलाधार जब बारिश होती है और बर्फ पिघलती है, बर्फ पिघलने का क्या है? रजस्वला, मतलब रजस्वला का मतलब होता है उफना कर, बह जाना। जैसे आप बाल्टी में पानी डालिए या बर्फ डाल दीजिए, ज्यादा डाल दीजिए तो वो बाल्टी से बाहर निकल जाए, है ना, वो बाल्टी से बाहर निकल जाए, उसी को रजस्वला कहा जाता है। उफना कर किनारों को पार करती हुई बहती अपने साथ काई और मिट्टी लाकर इस घाटी में छोड़ती जाती है। मतलब जब उफना कर बहती है तो अपने साथ काई और मिट्टी लाकर इस घाटी में किनारे किनारे छोड़ती जाती है। इसकी घाटी के दोनों ओर लीबिया का विशाल रेगिस्तान है। जैसे मैंने बताया लीबिया का, इसके दोनों ओर लीबिया का विशाल रेगिस्तान है। दूसरी ओर जहां नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है वहां वह अपने मुहाने पर प्रतिवर्ष मिट्टी छोड़ती जाती है। जब वो भूमध्य सागर में गिरती है तो वहां पर भी प्रतिवर्ष जो है मिट्टी छोड़ती जाती है, वहां पर भी उपजाऊ भूमि तैयार कर देती है, जिससे मनुष्यों को आसानी हो जाती है। यहीं पर अधिकांश लोग रहते हैं। यह भाग नीचे की ओर है, ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्र की ऊपरी घाटी में सूडान और आधुनिक प्रदेश सम्मिलित है और निचली घाटी में नूबिया के समुद्र तथा मरुस्थल से घिरे होने के कारण एक ओर जहां या बाएं आक्रमणों से अपने को सुरक्षित रख सका है, वहीं दूसरी ओर बाएं सभ्यता के प्रभाव क्षेत्र से भी यह अपना अस्तित्व बनाए रखा है। मतलब इसकी जो नेचुरल जो नेचर है इसका, ये अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित, बाएं आक्रमणों से बिल्कुल सुरक्षित अपने आप को बचा लिया है ना। इसका जो नेचर है, आधुनिक प्रदेश सम्मिलित है और नूबिया के समुद्र और मरुस्थल जो भी है इसके चारों इर्द गिर्द
ये अपने आप को बाह्य आक्रमण से पूर्ण रूप से सुरक्षित बचा रखा है। उसके अलावा इसीलिए ये जो संस्कृति यहाँ की है वो बिल्कुल अन्य संस्कृतियों से अलग है। ये उसको भी अपने आप को अलग रखा। भाई जब हम एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तब तो हमारी संस्कृतियों में आदान प्रदान या बदलाव आएगा, नहीं तो हम मतलब अगर अलग रहेंगे तो हमारी संस्कृति भी अलग हो जाएगी। तो इस तरह जब इन्होंने अपने आप को, नेचर ने इनको सुरक्षित कर दिया तो ये अपने आप को अन्य संस्कृतियों से भी अलग रखता है। नहीं तो ये भाई आक्रमण होता तो दूसरी संस्कृतियां आती, उसका मेल मिलाप होता, वहां के लोग शासन करते, इस तरह का परिवर्तन फिर आता, फिर दो संस्कृतियों का मेल हो जाता। लेकिन इन सब चीजों से ये मिस्र अपने आप को बचाए रखा इस नेचर के कारण, जो इसका भौगोलिक परिवेश है, जो इसका जियोग्राफिकल फीचर्स जैसा है, उस हिसाब से इसने अपने आप को बिल्कुल अलग बनाए रखा। नील नदी का उद्गम क्षेत्र विषुवत इक्वेटर रेखा, इक्वेटर इंग्लिश में इक्वेटर और हिंदी में विषुवत रेखा पर हिमाच्छादित पर्वत चोटियां हैं। मतलब वहां पर जो पर्वत चोटियां हैं ये सब तो आप लोग पढ़े होंगे, चलिए फिर देखा जाएगा और बता देंगे। इससे निकलकर नील नदी उत्तर की ओर प्रवाहमान है। टालमी एक भूगोलवेत्ता है, जब आगे भी पढ़ाऊंगी तो मैं आपको ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगी। ये भूगोलवेत्ता है, बहुत बड़े भूगोलवेत्ता, ये हर जगह इनका उदाहरण आता रहेगा। टालमी ने उस पर्वत को चांद का पर्वत नाम दिया है। परवर्ती साहसिक खोजी स्टेनले ने इस पर्वत को स्थानीय भाषा में रूबेंजोरी अर्थात वर्षा करने वाला इंद्र पर्वत कहा है। देखिए कई लोगों ने अपने अपने भाषा में उसको परिभाषित किया, मतलब ये वर्षा करने वाला पर्वत था। होता है ना, बहुत जगह ऐसे हैं। आजकल इसे इथियोपिया कहा जाता है, मतलब नाम बदलता रहा इसका समय समय पर। इस समय इसे इथियोपिया कहा जाता है। प्राचीन काल में नूबिया और द्वितीय विश्व युद्ध में अबिसीनिया कहा जाता है। रूबेंजोरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी 16,791 फुट ऊंची है तथा वहां वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, पूरे साल वो बर्फ से ढका रहता है। विषुवत रेखा वाला यह प्रदेश घोर वर्षा का प्रदेश है। ये यहाँ पर बहुत घनघोर बारिश होती है। वर्षा तथा पिघले हुए बर्फ का पानी 3 झीलों में भर जाता है। यहाँ से जो बर्फ पिघलती है या वर्षा होता है, इसका पानी कहाँ जाता है? 3 झीलों में जाकर भर जाता है। 3 झीलों में भर जाता है। ये 3 झील कौन कौन सी हैं? आजकल इन्हें क्या नाम दिया गया है? विक्टोरिया, अल्बर्ट और एडवर्ड। इसको मैं लिखी देती हूँ कहीं पर। झील मतलब लेक। विक्टोरिया, ये 3 झील है। इनका नाम हो गया विक्टोरिया, अल्बर्ट, एडवर्ड कहा जाता है। ये झील ही नील नदी का स्रोत है। मतलब नील नदी में जो पानी आता है वो इन्हीं तीनों झीलों से आता है। नील नदी के पानी के स्रोत ये तीनों झील हैं। यह धरती की सबसे लंबी नदी, आपकी जो नील नदी है ये धरती की सबसे लंबी नदी है। इससे ज्यादा लंबी कोई और नदी नहीं है। परिधि के, ये पृथ्वी के परिधि के 10वें भाग के बराबर दूरी तय करती है। थैंक यू बच्चों, आज ये क्लास आपकी यहीं पर समाप्त हुई। मैं नेक्स्ट क्लास भी लूंगी।